नमस्कार साथियों, पुनः आपका हार्दिक स्वागत। तो सेकंड ग्रेड का जो हमने पिछला वीडियो डाला था रणनीति का, कैसे 75 दिन में सेकंड ग्रेड की अंतिम रूप से तैयारी करें, तो आप सभी ने उस वीडियो को काफ़ी सराहना। उसके बाद हमने कहा था उस वीडियो में कि हम ऐसे टॉपिक जो इस बार नए जुड़े हैं तो वो आपके सामने लेकर आएंगे। तो हमने जो कहा वो आपके सामने हाजिर है। अब हमने क्या है कि सेकंड ग्रेड का पूरा सिलेबस का विश्लेषण किया। मतलब 2-3 दिन से आपके सामने वीडियो इसीलिए नहीं आया कि 3 दिन से लगातार मैं पूरे सिलेबस पर, मतलब आप सिलेबस को एक अभ्यर्थी की तरह देख, अभ्यर्थी मतलब आप सिलेबस को एग्ज़ाम के दृष्टि से, याद करने की दृष्टि से देखते हैं। मैंने सिलेबस को और तरीके से देखा, क्योंकि आपको तो पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो मतलब आप यकीन नहीं करोगे, सिलेबस देखने-देखने में, जैसे अभी आज का जो टॉपिक है, उसको भी कम से कम 7-8 घंटे तैयार करने में लगा। पढ़ने में क्या है, एक गाइड में से 3-4 पेज पढ़ लेते हैं, लेकिन जब पढ़ाना होता है, तो सभी कंटेंट को अपन को एक जगह इकट्ठा करके आपके सामने देना होता है। क्योंकि आपको, आप हमसे पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ अलग क्वालिटी आपको लगनी चाहिए। इस उद्देश्य के साथ में हमने ये पूरा काम उठाया है। उसमें हमने पहला जो विषय लिया है, टॉपिक लिया है, वो है भारत की राजनीतिक व्यवस्था से लेकर भारत की राजनीति में जो विषय टॉपिक इस बार जुड़े हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है संवैधानिक विकास, इसको आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद 3-4 टॉपिक जो भारत के संविधान में है, उसको पढ़कर अन्य टॉपिक पर जाएँगे। सिलेबस में देखने पर ख़ास मुझे ये लगा कि इस बार जो नए टॉपिक जुड़े हैं, वो राजनीतिक विज्ञान से ज़्यादा है। उसमें आप देखेंगे भारत की पॉलिटी में 3-4 टॉपिक है, जैसे भारत का संविधान विकास, ये वाला विकास की पूरी प्रक्रिया देखेंगे। उसके बाद नागरिकता वाला टॉपिक है, फिर उपराष्ट्रपति है, और फिर मंत्री परिषद, और 2-3 टॉपिक और है, सर्वोच्च न्यायालय। इन टॉपिक को पढ़ने के बाद हम राजस्थान की राजनीति को भी पढ़ेंगे। उसमें भी बहुत सारे टॉपिक, लगभग 7-8 टॉपिक मैंने देखे, नए टॉपिक जुड़े हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, जो रणनीति वाला वीडियो था हमारा, अगर किसी साथी ने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें आप उस वीडियो को, क्योंकि वो वीडियो आपके तैयारी में मील का पत्थर साबित होगी, और आपके लास्ट में टाइम आप देखोगे कि वो किस तरीके से तैयारी करनी, वो मेरा पूरा अनुभव मैंने आपको बताया। तो उसको भी ज़रूर देखें। और मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि मैंने आपको कहा था कि एग्जामिनर ने ये नए टॉपिक इस बार इसलिए ऐड किए, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको ये समझ आ गया कि टफ प्रश्न कहाँ से बनेंगे। क्योंकि राजस्थान की पॉलिटी, भारत की पॉलिटी, विश्व की पॉलिटी या विश्व की ज्योग्राफी, और ऐसे टॉपिक है जिसमें से अभ्यर्थी उसको इतना टाइम नहीं देगा जितना उसको देना चाहिए। तो कहीं न कहीं उन टॉपिक का पूरा सार हम आपके सामने अभी लेकर आए हैं, जिसमें से पहला हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय संविधान का विकास और संविधान सभा। किस प्रक्रिया से पूरी संविधान सभा, मतलब संविधान सभा तो अंतिम रूप आई थी, लेकिन जो भारतीय संविधान का विकास है वो किन चरणों में हुआ, वो पूरे चरण आज हम देखेंगे। कहाँ तक देखेंगे कि 1700, हाँ ठीक है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक का सफर। मतलब पहले तो हम देखेंगे कि एक्ट क्यों लागू हुए, क्योंकि हमको, आप पढ़ तो रहे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब पहले मैं और बताऊं कि इससे पहले जो हमारे पास टॉपिक था, वो टॉपिक था 1900 सेकंड ग्रेड में 1919 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब आप सोचो, इन दोनों टॉपिक को हटाकर संवैधानिक विकास ये टॉपिक क्यों रखा? क्योंकि साथियों, इसमें मैंने जब पूरा अध्ययन किया, और पहले मेरे भी सिलेबस में ये था, तो मैंने देखा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना इस पूरी प्रक्रिया की, वो ये दोनों एक्ट ही है, 1919 का भारत शासन, 1935 का। क्योंकि ये दोनों एक्ट ही इस पूरे प्रक्रिया की नींव है, इसलिए पहले सिलेबस में ये था। लेकिन हो सकता है कि एग्जामिनर या सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आप सेलेक्ट होंगे, तो वो यूँ चाह रहे हैं कि आप पूरे भारत की जो संविधान प्रक्रिया उसको समझें, न कि बीच के कुछ 2-3 पॉइंट। हालाँकि परीक्षा की दृष्टि से आज भी यही इतने इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि 1935 का अधिनियम तो 70 से 80% तो भारत के संविधान की नींव है। तो इसको अब हम शुरू करेंगे आगे कि किस तरीके से इसकी प्रक्रिया पूरी प्रारंभ हुई। अब हम देखेंगे कि संविधान का जो विकास हुआ वो 2 प्रमुख चरणों में हुआ। ये 2 प्रमुख चरण है, इसको हमको ध्यान रखना है। पहला चरण है कंपनी का शासन, और दूसरा चरण है ब्रिटिश ताज का शासन। अब इस कक्षा को आप पहले तो इस माइंड में क्लियर रखना कि क्विक रिवीजन है। आप रिवीजन की दृष्टि से इस कक्षा को देखना है।
हालांकि जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा वो उसके लिए तो ये कक्षा रामबाण साबित होगी, लेकिन जिसने पढ़ रखा है, क्योंकि आप गंभीर अभ्यर्थी जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, तो एक काम कर सकते हैं, इस कक्षा को आराम से 2x पे देखें आप पहले तो, क्योंकि आपने पढ़ रखा है, आप स्पीड बढ़ाकर देखें, और साथ में कोई ऐसी चीज़ जो आपको एकदम नहीं लगे, आपने आपके बुक्स या नोट्स में नहीं हो, तो उसको साथ ही साथ ये टॉपिक जहाँ आपने लिख रखा उसमें ऐड कर लें, ताकि आपका वो टॉपिक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। और मैंने ये जो पीपीटी और ये आपके सामने प्रेजेंट किए, ये समझ लो कि मूल पुस्तकें से तैयार की हुई है। मूल पुस्तक है या मतलब प्रामाणिक पुस्तक, जो मतलब आप इसको प्रमाण से आधार पर जो आप पढ़ रहे हैं उनमें से, गाइड में से नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स साइंस मेरे रही हुई है, तो उन किताबों से मैंने ये सार निकाला है आपके सामने। तो रिवीजन के तौर पे इस कक्षा को देखें और साथ साथ आप इसको नोट्स बना लें। और पढ़ने से ज़्यादा, क्योंकि मुझे लग रहा है आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन दिमाग में मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वास्तव में एक्ट आई क्यों है। तो पहले जब अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, भारत पर शासन स्थापित कर रही थी, तो उसका उद्देश्य था भारत को गुलाम बनाना, ये तो उसका उद्देश्य था ही। लेकिन गुलाम बनाने के साथ साथ क्या वो यूँ भी चाहती थी कि गुलाम भी बनाए और भारत को नागरिकों के या भारत के जो सदस्य है उसको कुछ तरीके के उनको शक्तियाँ भी प्रदान करें। तो भारत को यूँ कहे कि गुलामी से लेकर भारत जब आज़ाद हुआ था, तो ये पूरी प्रक्रिया है किस तरीके से हम इस संविधान के प्रक्रिया से गुजरे, कि 1947 में आज़ाद हुए, लेकिन ये कहानी 1773 के एक्ट से लागू होती है कि किस तरीके से हम धीरे धीरे कानूनी रूप से परिपक्व हुए, फिर हमारा संविधान बना। तो जो 1773 से लेकर 1853 का जो समय था, ये ध्यान रखना है, ये कंपनी का शासन था, मतलब केंद्रीकरण का दौर था, कंपनी का एक तरफा राज, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी 1853 तक तो यूँ समझ लो कि जो उसने कहा वो हमारे भारत में लागू होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा व्यापार और प्रशासन का नियंत्रण, व्यापार और प्रशासन जो दोनों जो नियंत्रण था, वो पूरा नियंत्रण किसके हाथ में था? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। पहले चीज दिमाग में क्लियर रखनी है कि 1773 से लेकर 1853 तक का जो पूरा समय था वो कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था, ठीक है। उसके बाद का जो समय है वो ब्रिटिश ताज का शासन था। बाद का जो समय वो कहाँ किसका शासन था? ब्रिटिश ताज का। अब ब्रिटिश ताज का शासन क्यों आया? क्योंकि आपने देखा 1857 में क्रांति हुई, वो क्रांति इतनी व्यापक थी कि उस समय अंग्रेजों को लग गया कि ये भारत से भी हाथ धोएंगे। तो उस समय ब्रिटेन के महारानी, उस समय ब्रिटेन पर ताज होता था, डायरेक्ट शासन होता था। तो उस समय पहले तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे रखा था, लेकिन 1857 की क्रांति से पता चल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, डुबा देगी अगर ये थोड़े दिन और शासन रही तो। फिर डायरेक्ट कहाँ गया? ब्रिटिश ताज पर शासन हुआ। उससे क्या प्रभाव हुआ? विकेंद्रीकरण से प्रतिनिधित्व चुने गए। 1857 की क्रांति के बाद सीधे ब्रिटिश महारानी का नियंत्रण हो गया। दो चरण है, पहले चरण हमको समझना है, क्लियर कट बात यह है, कंपनी का शासन 1773 से 1853 तक रहा। उसके बाद ब्रिटिश ताज का शासन हो गया, कब तक? 1858 तक, 1858 से 1947 तक ब्रिटिश ताज तक शासन रहा। उसके बाद देखें नींव का पत्थर क्या था? तो 1773 और 1784 के जो अधिनियम थे वो कहीं ना कहीं हमारे संविधान में एक तरह के नींव के पत्थर साबित हुए। अब कैसे साबित हुए इसको हम समझेंगे। अब आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाती है। क्या इंपॉर्टेंट चीजें? सबसे पहले हम देखें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब मैं आपको कौन से प्रश्न है उसके वो भी प्रश्न मैंने लिए कि विगत परीक्षा में आप अगर इस कक्षा को देखोगे और उसके बाद पिछले साल के आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लगभग आप देखना 90 से 95 प्रश्न तो इसमें से मिल जाएंगे। 5-6 प्रश्न हो सकते हैं कहीं ऐसे एग्जामिनर में बनाए हो उसके हाथ में होता है, लेकिन 90 से 95 पर पिछले सालों के जितने भी सेकंड ग्रेड के प्रश्न हैं या कहीं भी और भी एग्जाम में आए होंगे तो आपको इनमें से दिख जाएंगे। और प्रश्न कैसे आए वो प्रश्न भी मैंने लिए, लास्ट में उसमें देखेंगे। अब आप देखें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। तो सबसे पहला जो प्रश्न बनता है, पॉइंट है, वो बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल बना। पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो आप सोचोगे सबसे पहले जो नाम आता था वो बंगाल का नाम आता था। अब बंगाल का नाम क्यों आता था? क्योंकि सत्ता का जो प्रमुख केंद्र होता है साथियों, वो उसका मतलब व्यापार की दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से जो शहर सबसे अनुकूल होता था, सत्ता वहाँ चाहती थी कि मैं उसको अपना केंद्र बिंदु बनाऊं। आज के टाइम में या फिर बाद में अंग्रेजों के टाइम में भी उस दिल्ली को बाद में सत्ता का प्रमुख बना। मुगलों के टाइम पे दिल्ली ही थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि बंगाल इतना प्रमुख हो गया कि जहाज की दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, आने जाने के लिए सुगम व्यवस्था थी। तो बंगाल को उन्होंने, अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले प्रमुख माना। इसलिए आपको स्टार्टिंग समय में बंगाल बंगाल ज्यादा दिखेगा। तो बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या हुआ? बंगाल का गवर्नर जो था अब गवर्नर जनरल बना, और प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। फिर 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई।
अब प्रश्न किस तरीके से आएंगे देखना, 1773 के एक्ट के प्रमुख इनमें से कौन सी बात नहीं है या कौन सी प्रमुख बात है, अधिकतर नहीं है पूछेगा, 4-5 पॉइंट दे देगा, एक पॉइंट उसमें अलग दे देगा। तो अपन को ये 3-4 पॉइंट इसमें याद रखने हैं कि 1774 में कलकत्ता में, किसमें, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। कब हुई, 1774 में। अब प्रश्न ये भी पूछ सकता है उसमें मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे कौन थे, सर एलिजाह इम्पे इसमें कौन थे, मुख्य न्यायाधीश थे। अगर वो और कठिन प्रश्न पूछे तो ये पूछ सकता है कि अन्य 3 न्यायाधीश कौन थे, अन्य 3 न्यायाधीश इसमें कौन थे। तो पहले थे चेम्बर्स, अन्य 3 न्यायाधीश में थे चेम्बर्स, दूसरे इसमें थे लिमेस्टर, और तीसरे थे हाइड। ये 3 और अगर आप याद कर सको, याद नहीं करो तो भी 2-3 बार अपने नोट्स में इसको ऐड कर लेना, अगर आपने ऐड नहीं किए हो तो। कठिन प्रश्न में यूं भी दे सकता है अन्य 3 न्यायाधीशों में कौन नहीं थे। तो मुख्य न्यायाधीश तो थे इम्पे, सर एलिजाह इम्पे, और अन्य जो 3 न्यायाधीश थे वो थे चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। ये 3 अन्य न्यायाधीश की इनकी कमेटी थी। तो 1773 की मोटी मोटी जो बातें थी वो मैंने आपके सामने लिख ली, इतनी ही है पूरी, बाकी तो जितनी याद करो उतनी है। लेकिन मेन चीज़ ये है, बंगाल का गवर्नर अब गवर्नर जनरल बना, वॉरेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई जिसमें मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाह इम्पे, और अन्य 3 न्यायाधीश ये और थे। फिर देखो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या हुआ, इसको पहले तो हमको नाम याद करना, 1784 को एक्ट को क्या कहते हैं, तो पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। अब इनके नाम भी क्यों पड़े वो भी हम देखेंगे। पहले देखा द्वैत शासन की शुरुआत हुई, किसकी हुई, द्वैत शासन, ड्यूअल कंट्रोल हुआ, यहाँ से शुरुआत हुई, लागू यहाँ से नहीं हुआ। लागू हम देखेंगे 1919 के भारत शासन अधिनियम से लागू हुआ। अब द्वैत शासन क्या है, मैं आपको अभी से बताता हूँ, उस टाइम और आपको समझ में आ जाएगा। द्वैत शासन होता है कि अंग्रेज चाह रहे थे कि हम भारत को भी शासन करना सिखाए, ये अंग्रेजों की रणनीति थी। तो उन्होंने क्या किया कि द्वैत शासन लागू किया। कुछ विषय थे जो अंग्रेज अधिकारियों का गवर्नर जनरल के हाथ में थे, और कुछ विषय ऐसे थे जो भारत के मंत्रियों को उन्होंने दिए। मतलब कहने का मतलब है वो चाह रहे थे हम भारत को, भारत में ही, अब देखो आप, अंग्रेज हमारे देश में हमको इस कैसे राज करना है ये सिखाने के लिए द्वैत शासन लाया। हालांकि यह लागू नहीं हुआ और 1935 में इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया, प्रांतों में भी द्वैत शासन जो 1919 में लगा था। तो कहने का मतलब ये कि वो यूँ चाह रहे थे कि कुछ मंत्री है जो भारत के, उनको भी शासन कराएं, समझे वो भी। तो ये 2 विषय थे। कुछ विषय जैसे मेन विषय थे तो इनके पास थे, जैसे मान लो वित्त है, ऐसे बड़े बड़े जो विषय है, कानून, ये इनके पास थे, और छोटे छोटे विषय जो है हमको दे दिए, अपने मंत्रियों को दे दिए ताकि वो भी कुछ सीखें। तो व्यापारिक जो समझौते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये व्यापारिक समझौते करते थे, और राजनीतिक मामले जो थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इनके हाथ में था। तो ये 2 पॉइंट ये मेन है। देश शासन की शुरुआत यहाँ से हुई, लागू यहाँ से नहीं हुआ, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, तो पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं 1784 को। और यहाँ की 2 मेन लाइन है, आप अगर आपने इसको लिख भी लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामले, और राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये 1773 और 1784 की मुख्य बातें थी। अब उसके बाद देखें कि एकाधिकार की समाप्ति और पूर्ण केंद्रीकरण, मतलब 1813 से 1853 जो था वो कहीं ना कहीं इस तरीके से सत्ता थी कि मतलब केंद्र ने, सरकार ने या ब्रिटिश सरकार ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो इस तरह से शासन करने लगी कि धीरे 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 भारत की जनता में विद्रोह उत्पन्न हो गया। इतने कर, इतने टैक्स ले लेकर आपने सोचा, क्योंकि 1857 की क्रांति बिल्कुल, मतलब आप सोचे वो क्रांति अगर असफल नहीं होती तो हम उसी समय आज़ाद हो जाते। लेकिन अंग्रेजों में एक तरह का जो भय था, डर था, वो 1857 की क्रांति ने ला दिया था, क्योंकि उन्होंने इस तरह के कानून व्यवस्था धीरे धीरे उन्होंने लागू की। लेकिन जो चरण थे, क्या चरण है, तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसकी क्या बात है वो देखें। 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। कंपनी का क्या हो गया, व्यापारिक एकाधिकार जो था, एक तरफा राज था, वो समाप्त किया। केवल चाय और चीन के साथ व्यापार सुरक्षित है, केवल उन्होंने चाय और चीन देश के साथ व्यापार को सुरक्षित किया। और जो ईसाई और पादरी थे उसको भारत में आने की अनुमति थी, पहले नहीं थी, लेकिन बाद में जब 1813 का एक्ट बना तो ईसाइयों को और पादरियों को भारत में आने की अनुमति दी। फिर 1813 का चार्टर एक्ट क्या कहता है, ये परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसका पूरा पैटर्न हमको समझना होगा। पहले 1773, 1784, 1813, 1833, 1853, आखिर इस एक्ट में हुआ क्या, क्योंकि पहले सिलेबस में 1919, 1935 ही था, क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से या
पूरे इस एक्ट की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था। लेकिन ये चरण कहाँ से, किन प्रक्रिया से गुजरा, इसलिए इसको पढ़ना पड़ेगा। अब 1833 ये इंपॉर्टेंट यहाँ से है कि इसमें पूर्ण केंद्रीकरण, जिसमें बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। इसको वो इंपॉर्टेंट करना कि क्या है, पहले जो गवर्नर जनरल था वो किसका कहलाता था, सिर्फ बंगाल का। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, किसके 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल को था, हमें पता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन प्रश्न कहाँ से आएगा, ये किस एक्ट के तहत हुआ, तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अब लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई। इस एक्ट में एक और विशेषता क्या है कि लॉर्ड मेकाले जो अंग्रेजी शिक्षा के भारत में जनक थे, शिक्षा प्रणाली में इन्होंने बहुत उत्तम तापरे किए और भारत की कहीं ना कहीं आज भी गुलामी में इसका योगदान है। इसको बाद में निपटाएंगे, अभी सिलेबस देखते हैं कि भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत क्या हुआ कि लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग हुआ। उसके बाद भारत में जो दास प्रथा थी उसको अवैध घोषित किया। ये ध्यान रखना, अवैध घोषित किया, लेकिन उन्मूलन नहीं हुआ। उन्मूलन कब हुआ, 1843 में। 1843 में उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से समाप्त करना, जड़ से। अब इसमें देखेंगे कि ये किस एक्ट के तहत हुआ, ये किस एक्ट के तहत 1843 के में इसका हुआ। और इसके जो उसमें गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड एलिनबरो। तो ये भी ध्यान रखना, 1843 में जब सती प्रथा का दास प्रथा का, सती प्रथा का नहीं, सती प्रथा का तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से हुआ था। दास प्रथा का जो समाप्त हुआ, उन्मूलन हुआ, वो लॉर्ड एलिनबरो जब उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अब 1853 का चार्टर एक्ट क्या कहता है कि सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत हुई। मतलब जो प्रतियोगी परीक्षा जो आज आईएएस के एग्जाम देखने को मिलते हैं सिविल सेवा में, वो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत हुए। तो आज के जो आईएएस का एग्जाम है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की देन है। आज जो प्रशासनिक का सर्वोच्च पद होता है भारत में, पहले परीक्षा किससे नहीं होता था, एग्जाम से, लेकिन 1853 के एक्ट के बाद ये एग्जाम से होने लगा। अब देखें कि सत्ता का हस्तांतरण, 1858 का भारत शासन अधिनियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एकदम जब सत्ता परिवर्तन हुई तो उस समय ये एक्ट लगा था। और इस एक्ट का क्या परिणाम हुआ कि 1857 की क्रांति का सीधा परिणाम, 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश इंडिया ने कहा कि आप जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके डायरेक्ट इसको शासन नहीं दिया जाएगा, अब जो शासन चलेगा वो ब्रिटेन से चलेगा, डायरेक्ट ताज के आदेश से सरकारें चलेगी। अब देखें सत्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधे कहाँ गई, ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथ में आ गई। अब अपन को ध्यान रखना मेन पॉइंट क्या है, 1858। अब उसमें अपन को क्या करना है, 4-5 पॉइंट जो भी है उस 1857 के दिन एक्ट की कुछ महत्वपूर्ण बात है, उस बातों को अपन को लिखना है और अपने दिमाग में फिट करना है। प्रश्न आएगा, इनमें से आएगा। फिर देखे, पहली बात तो हो गई, ब्रिटिश क्राउन के पास महारानी के हाथों में सत्ता चली गई। फिर क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पूर्णतः समाप्त। जब हमने देखे थे, किसमें देखे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आपको वापस बताऊं, ये देखिए 1784 में क्या थे 2 पॉइंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामले, ये 1784 में एक्ट में ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल व्यापारिक मामले देखती थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे वो राजनीतिक मामले देखते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 1858 में ये दोनों पदों को समाप्त कर लिया पूर्णतः। फिर गवर्नर जनरल का नया नाम क्या रख लिया, वायसराय। गवर्नर जनरल का नया नाम क्या रख रहा है, वायसराय। और प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। देख लो आप, लॉर्ड कैनिंग जो थे प्रथम वायसराय थे। अब गवर्नर जनरल क्या मतलब क्या होता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। गवर्नर जनरल यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उस पर जो शासन करने वाला अधिकारी था वो गवर्नर जनरल कहलाता था, सीधी बात है। और वायसराय को समझने के लिए आसान बात यह कि जब सत्ता सीधे महारानी के हाथ में आ गई, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई, जो उसका जो प्रतिनिधित्व था, किसका, ब्रिटिश क्राउन का जो प्रतिनिधित्व था वो वायसराय कहलाता था। इसलिए प्रश्न ये भी आ सकता है, मतलब प्रश्न किसी भी तरीके से आते हैं, नहीं है में, तो अपने एक प्रश्न आ गया कि अंतिम गवर्नर जनरल का नाम, यहाँ पर अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग की जगह लॉर्ड माउंटबेटन कर ले। तो ये भी ध्यान रखना है, फैक्ट को भी इस तरीके से याद करना है ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके से आए क्रॉस पद्धति से हम उसको सोल्व कर सके। तो गवर्नर जनरल का नया नाम क्या रखा, वायसराय।
तो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय दोनों लॉर्ड कैनिंग थे, ये ध्यान रखना है। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ये दोनों, इसको फैक्ट को याद रखना है। फिर देखें, नया पद सृजित किया। क्या किया कि भारत के राज्य सचिव और उनकी सहायता के लिए 15 सदस्य भारत परिषद, मतलब एक नया पद सृजित किया। इनको लग गया 1857 की क्रांति हुई तो सीधे साधे इनका दिमाग घुमा, इन्होंने दिमाग घुमा, फिर भी फूट डालो राज तो करते थे अंग्रेज। फिर इन्होंने क्या किया, भारत को कुछ, उस समय भी भारत आजाद नहीं हुआ, देखो आप, अंग्रेज ने दिमाग लगाया, धीरे धीरे सत्ता भारत को धीरे धीरे सौंपने लगे। तो भारत की भी कुछ मांग थी, तो उन्होंने इस मांग के आधार पर भारत में एक राज्य सचिव और उनकी सहायता के लिए 15 सदस्य भारतीय परिषद के लिए उन्होंने एक अलग से ये तैयार किया, ताकि भारत भी जो है हमारे साथ साथ राज्य कर सके। फिर भी इनकी इच्छा नहीं हुई कि जाएं। अब हम देखें प्रतिनिधित्व की शुरुआत अब कहाँ से हुई, 1861 और 1892। देखो अब 1919 1935 से पहले की कुछ पिक्चर है, जिसको हम क्विक रूप से देख सकते हैं रिवीजन में। पॉइंट है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इनमें से प्रश्न बनने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें हम देख लेंगे कि वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति 6 माह की, मतलब अधिकतर 6 माह की इनकी अवधि थी। तो वायसराय को क्या हुआ, एक मतलब अधिकार मिल गया कि आपातकाल में क्या जारी करना, अध्यादेश जारी करना। फिर दूसरा पॉइंट देखें, लॉर्ड कैनिंग द्वारा विभागीय प्रणाली को मान्यता। लॉर्ड कैनिंग द्वारा क्या किया कि पोर्टफोलियो सिस्टम है उसको लागू करने की मान्यता प्रदान की गई। उसके बाद कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया। देखो आप, इन्होंने समझ लिया कि 1861 में क्या किया इन्होंने कि जब कानून विधि अधिकार बनाने की जो पूरी प्रोसेस थी उसमें भी उन्होंने भारत को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। फिर भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892 में क्या हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की इसमें शुरुआत हुई। फिर भारतीयों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, परंतु मतदान का अधिकार नहीं मिला। आप सोच सकते हैं कि अब तक भारत को वोट देने की आज़ादी नहीं थी, भारत में कौन किसको चुन सकता है वो हम बाद में देखेंगे। 1919 में महिलाओं को प्रथम बार वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन अब तक कब तक, 1892 तक वोट नहीं दे सकते थे, लेकिन बजट पर बहस कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक्ट क्यों बने। ये एक्ट इसलिए बने कि धीरे धीरे भारत को ये चाहते थे कि भारत के लोग राज्य, मतलब भारत देश में ही अंग्रेजों ने इतने साल भारत को गुलाम रखा और भारत को राज्य करना सिखाया। मतलब आप सोचे कि कितनी तरीके, मतलब हमारे इस देश में दूसरे देश आकर राज्य कर रहे हैं, फिर बाद में जाकर मतलब हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिनको मतलब जितनी उनके बारे में बात करो उतना कम है, तब जाकर भारत को आज़ादी मिली है। तो क्यों मिली, किस तरीके से मिली, ये पूरी प्रोसेस है जब 1947 से पहले की। फिर अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है वो यहाँ से शुरुआत और होती है कि सुधार या फूट डालो की नीति 1919 और 1909 और 1919। अब इनको हम कंपेयर से पढ़ेंगे, फिर 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियम को भी हम उसकी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसमें अगर हम देखें तो अब आपके लिए परीक्षा के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पहली बात तो है कुछ फैक्ट आपके लिए आ सकते हैं अगर पेपर सेटर कुछ अलग ही प्रश्न बनाना चाहे, यहाँ से आपके लिए बहुत सारे प्रश्न पेपर सेटर बना सकता है। पहले देखें तो 1909 के अधिनियम को क्या कहते हैं, तो मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसका पहला नाम में भी प्रश्न आते हैं, पहला विगत परीक्षा में हम देखेंगे किस तरीके, लास्ट में जब ऑब्जेक्टिव लेंगे तो 1909 के जो अधिनियम को क्या कहते हैं, इसका नाम है मोर्ले मिंटो सुधार। अब इसको क्यों कहते हैं मोर्ले मिंटो सुधार, ये दो नामों से बना है, दो नाम यानी मोर्ले जो थे, अब इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे भारत के लोगों से भी सामंजस्य स्थापित करना शुरू कर दिया। एक तरफ भारत के लोग, एक तरफ अंग्रेजों के लोग, दोनों मिलकर कानून बना रहे। अब क्या बना रहे देखो, इसमें इन्होंने मोर्ले जो थे ये लंदन से भारत के सचिव थे। कहां से, लंदन में भारत के सचिव, ब्रिटेन से ये कुछ सुधारात्मक कार्य कर रहे थे। और मिंटो जो है, मिंटो वो भारत के वायसराय थे, भारत के वायसराय। तो इन दोनों ने जो काम किया उसको कहा गया मोर्ले मिंटो सुधार। तो इन्होंने काम कब किया, 1909 में किया, इसलिए 1909 का मोर्ले मिंटो सुधार। अब इनकी मुख्य बात क्या है, इनके मुख्य बिंदु है सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन यानी मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधि। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई, तो 1909 के मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन की सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसमें क्या हो गया, मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से पृथक रूप से प्रतिनिधित्व वो चुन सकते थे। उसके बाद
सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। यह भी एक इंपॉर्टेंट है कि प्रथम भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है वो क्या था कि मिंटो को, किसको, मिंटो, क्योंकि ये भारत के उस समय वायसराय थे, तो मिंटो को क्या कहा गया कि सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली का जनक कहा गया। सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली का जनक, इसको यहाँ लिख लो, ये मिंटो दे रखा है, इसी को इसमें इंपोर्टेंट करो और आप लिखो कि मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक, इसलिए इसका नाम मोर्ले मिंटो कहा गया कि सांप्रदायिक के आधार पर अलग प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं। ये किसने लागू किया? 1909 के मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम में लागू हुआ। ठीक है, इसका आप इसके साथ साथ याद आप स्क्रीनशॉट लेते रहे या नोट्स के रूप में लिखते रहे, ताकि एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ आपको वो नोट्स या पीडीएफ आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स देख सकें। फिर देखें आप 1919 का मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब इसको नाम याद रखना अपन को, 1909 मोर्ले मिंटो सुधार, 1919 मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1919 मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब ये नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि अब पढ़ते हैं तब अपन को ये ध्यान नहीं आता। अब मैं भी जब तैयारी कर रहा था तब पढ़ लिया मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब जब बहुत सी किताबों को पढ़ने के बाद ये देखा कि मैंने ये नाम पढ़े क्योंकि इन दोनों के नाम थे। क्या मोंटेक्यू कौन था? मोंटेक्यू जो था वो भारत का प्रतिनिधित्व थे, कहाँ पर? लंदन में। वो चेम्सफोर्ड कौन था? चेम्सफोर्ड थे वो भारत में वायसराय थे। और इन दोनों ने जो सुधार का काम किया उसको 1919 का मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम क्या कहा गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? अब इसमें इंपॉर्टेंट जो पहली बात आती है, मुख्य बिंदु है प्रांतों में द्वैत शासन। यहाँ से जब हमने पहले देखा पढ़ा था उसमें सिर्फ शुरुआत हुई थी, लेकिन यहाँ पर ये प्रांतों में द्वैत शासन प्रक्रिया इन्होंने लागू की, जिसमें द्वैत शासन का मतलब होता है आरक्षित और हस्तांतरित विषय। मतलब द्वैत शासन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रही थी कि हमारे साथ साथ भारत को भी कुछ शक्तियां प्रदान करें, लेकिन इन्होंने ये इतने शाणे थे कि कुछ मेन बिंदु जो मुख्य जो अधिकार थे, जो विषय थे जिस पर एकाधिकार हो, वो विषय तो उन्होंने खुद ले लिए, और कुछ कमजोर विषय या कुछ ऐसे विषय जिन पर सत्ता अपने हाथ में न हो और धीरे धीरे सुधार किया जा सकता है उनमें। जैसा नहीं होता है कि जो हाल जैसे कि मान लो दिल्ली में आप सरकार है और केंद्र में पूरा किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। अब आप सरकार चाहकर भी इतनी उसको नहीं ला, अभी हालांकि अभी तो आप सरकार नहीं है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, किसी और की सरकार हो दिल्ली में और केंद्र में किसी और की सरकार हो, तो दिल्ली की सरकार अगर दोनों पार्टियां सेम नहीं होगी तो चाहकर भी वो प्रयोग नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि केंद्र जो है वो मेन सत्ता, क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो जहाँ वहाँ जो केंद्र में सत्ता होगी वो भी वहाँ मुख्य अधिकार उसका वहाँ पर होगा। तो सेम चीजें यही लागू हुई कि क्या लागू हुई कि शिक्षा और पानी जल ऐसे जो बिंदु थे वो तो दे दिए भारत के मंत्रियों को, और वित्त है, सेना है, ये से जो प्रमुख विषय थे वो अपने पास रख लिए। तो इसलिए इन्होंने 1919 में पहली चीज तो है प्रांतों में इन्होंने देश शासन स्थापित किया। ठीक है, फिर इन्होंने केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की। किसकी की? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना आपने दिमाग में, कि प्रश्न इनमें से आएगा, या तो पूछेगा इनमें से कौन सा 1919 के भारत शासन अधिनियम की विशेषता नहीं है, या फिर डायरेक्ट फैक्ट भी पूछ सकता है। तो केंद्र में क्या हुआ? द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हुई। फिर इसमें एक और इंपॉर्टेंट, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार हुआ। ये भी पिछली बार सेकंड ग्रेड में आया था कि भारत में प्रथम बार महिला को वोट देने का अधिकार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में महिलाओं को वोट देने का अधिकार हुआ। और 1919 के भारत शासन अधिनियम की एक और विशेषता ये थी, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान हुआ। क्या हुआ? लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, जो लोक सेवा आयोग जो है, जो 1926 में इसकी स्थापना किसके 1919 के मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो 1909 मोर्ले मिंटो सुधार, 1919 मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो इन दोनों अधिनियम की मुख्य बातें जो विशेषता थी मैंने आपको बताई, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, और इम्पोर्टेंट फैक्ट वो आपके सामने वैसे प्रेजेंट ही है। अब जो प्रश्न सबसे परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो सुधार अधिनियम है वो है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो साथियों, इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। पहला प्रश्न तो ये, भारत शासन अधिनियम 1935 को क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। मिनी संविधान क्यों कहा जाता है कि 60 से 70% जो संविधान आज हमारे सामने है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही है, क्योंकि लगभग 60-70% तो 1935 में ही भारत शासन अधिनियम के तहत बन गया था। ये क्या था? ब्रिटिश काल का सबसे लंबा अधिनियम।
तो इसमें कितने अनुच्छेद थे? पहला पॉइंट 321 अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट कर लो। 10 अनुसूचियां थी, ठीक है। जब पूर्ण रूप से तो जब अनुच्छेद और अनुसूचिया हमारे जो 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचिया थी, उससे पहले देखो आप 321 अनुच्छेद तो इसके अंतर्गत बन गए थे और 10 अनुसूचिया तैयार थी। अब क्या हुआ, इसकी क्या विशेषता है? देखो, पहली विशेषता, प्रश्न इनमें से आएगा, नहीं है बस इसमें से प्रश्न आते हैं अधिकतर। 4 फैक्ट दे देंगे, एक गलत होगा, बस यही पैटर्न रहा है अब तक का। डायरेक्ट फैक्ट पूछेगा तो वैसे ही आपको फैक्ट तो याद ही है, प्रश्न तो आप वहाँ घूमते जा, 3-4 ऑप्शन बड़े बड़े आ जाए, आपको लगे बहुत कठिन है। जितना बड़ा प्रश्न होता है उतना सरल है, वो भी देखेंगे किस तरीके से बड़े प्रश्नों को करेंगे हम। फिर देखिए प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब क्या? प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया और इसे केंद्र में लागू किया। प्रांतों में देश शासन जो 1919 के अधिनियम में लगा था उसको पूर्णतः समाप्त कर लिया। और प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांत चाहेगा उस प्रकार से कानून बना सकता है, हटा सकता है, केंद्र उसके अंदर कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो सत्ता जो उसमें क्या किया, प्रांतों में देश शासन समाप्त कर लिया। आधा प्रांत में कोई नियम होता तो सरकार से पूछो, केंद्र सरकार को, फिर वापस वो लागू करो, ये समाप्त करके डायरेक्ट क्या कहा गया कि प्रांत जैसे चाहे वैसे निर्णय ले सकता है, इसलिए इसको कहा गया प्रांतीय स्वायत्तता। उसके बाद देखिए शक्तियों का विभाजन, यहां से भी अधिकतर प्रश्न आता है। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया। शक्तियों का विभाजन कितने? 3 सूचियों में। पहली सूची थी संघ सूची, दूसरी सूची प्रांतीय सूची और तीसरी समवर्ती सूची। अब संघ सूची में कितने विषय थे ये भी आपके संज्ञान में रखें। संघ सूची बड़ी है, 59 विषय थे, उससे कम है 54 विषय है। फिर उससे समवर्ती सूची में 56 विषय है। और कठिन प्रश्न पूछ सकता है अगर तो संघ सूची में कैसे कार्य आते थे? तो विदेशी कार्य, मुद्रा और सेना, जो बड़े बड़े कार्य है केंद्र सरकार के स्तर के कार्य, विदेशी कार्य, मुद्रा, सेना, तो संघ सूची में आते थे। फिर प्रांतीय सूची में पुलिस और शिक्षा का कार्य। कभी एक बार प्रश्न आया था शिक्षा किस सूची का है, तो प्रांतीय सूची का है। फिर देखें तो इसमें 36 विषय में जो विवाह है, प्रक्रिया है, तो ये समवर्ती सूची में आते हैं। तो इसमें मेन ध्यान रखना है, संघ सूची 59 विषय, प्रांतीय सूची 54 विषय और समवर्ती सूची 36 विषय इसमें थे। इसके बाद देखिए ये महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट करके लिखना, अवशिष्ट जो शक्तियां थी वो वायसराय को दी गई। अवशिष्ट शक्तियां 1935 के अधिनियम में किसको दी गई? वायसराय को दी गई। अब देखें इसकी कुछ और फैक्ट बातें हैं, क्या है उसको आप देखेंगे। 1935 के तहत प्रमुख जो संस्थाएं थी, कौन सी संस्थाएं थी? तो पहली संस्था थी अखिल भारतीय संघ। 1935 के तहत ये जो 3-4 बातें हैं उसको मेन फैक्ट के रूप में याद करना। एग्जामिनेशन जो प्रश्न बनाएगा एग्जामिनर इनमें से बनाएगा, क्या है कि इसमें क्या अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1919 में हुई? तो नहीं, 1935 में हुई। इसमें क्या हुआ? प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। परिणाम क्या हुआ? रियासतें शामिल नहीं हुई, अंत यह कभी अस्तित्व में नहीं है। इन्होंने क्या किया? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें प्रांत और देशी रियासतें से मिलकर ये अखिल भारतीय संघ बनना था। लेकिन इसमें क्या हुआ? रियासतें शामिल नहीं हुई और ये कभी अस्तित्व में नहीं आया। फिर इसके तहत क्या हुआ? संघीय न्यायालय स्थापना हुई, जो दिल्ली में स्थापना हुई थी, किसकी? संघीय न्यायालय की। अंतिम अपील की शक्ति लंदन में प्रिवी काउंसिल के पास। जब इसमें 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना भी हुई, लेकिन फिर भी क्या हुआ? अपील की जो शक्ति थी वो फिर भी उसमें किसमें दी? लंदन के पास रहती थी। दिल्ली में स्थापना हुई, लेकिन अंतिम अपील की शक्ति फिर भी उस टाइम लंदन के पास, ब्रिटेन काउंट के पास से अंतिम जो निर्णय था वो करता था। फिर आरबीआई की स्थापना भी 1935 के 12 शासन अधिनियम के तहत हुई। जो हमारा रिजर्व बैंक है आरबीआई, उसमें देश की मुद्रा और शाख को नियंत्रण स्थापित करने का काम था। बैंकों का जब बैंक जिसको कहते हैं वो आरबीआई है, वो भी किसके तहत हुआ? 1935 के 12 शासन अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई। तो ये जो फैक्ट थे वो अपने देख लिए, ये सारे फैक्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इनमें से ही प्रश्न अधिकतर बनते आया और आगे भी इनमें से बनेगा। और ये जो फैक्ट है 1935 का अधिनियम की, जिसमें प्रश्न आ सकता है अखिल भारतीय संघ, संघीय न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक। और हाँ, विशेष तथ्य ये है कि बर्मा को म्यांमार से अलग कर दिया गया। बर्मा या म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा और म्यांमार एक ही, पहले म्यांमार का नाम बर्मा था, तो उसको भारत से अलग करने का काम किस एक्ट के तहत हुआ? तो 1935 के एक्ट के तहत। अब हम देखें लास्ट में, तो ये फोटो है जिसको मैंने कंपैरिजन में बनाया है 1919 और 1935 की मुख्य विशेषताओं के रूप में, क्योंकि पिछले बार सिलेबस में 1919 और 1935 ही था और वो बहुत सरल था, 2-3 पेज में कवर हो जाता था, मुख्य फैक्ट ले लेते थे और प्रश्न भी उनमें से आता था। इस बार इन्होंने थोड़ा व्यापक कर लिया, और व्यापक करेगा तो भी एग्जामिनर प्रश्न कहीं ना कहीं इनको ही टच करेगा। तो अपन को ध्यान रखना है कि उनकी मुख्य बातें क्या है। मुख्य बातें हमें आपको पता ही, मैंने बता दी, फिर भी इसको तुलनात्मक अध्ययन के रूप में देखना। प्रांतों में द्वैध शासन,
क्या हुआ, प्रांतों में देश शासन, और 1935 में क्या हुआ, प्रांतों में देश शासन प्रणाली को समाप्त कर लिया। ठीक है, प्रांतों में देश शासन में क्या हुआ, आरक्षित हस्तांतरित दो तरह के विषय थे। प्रांतीय विषय को दो भागों में बांट लिया, आरक्षित गवर्नर के पास थे, ठीक है, हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्री के पास थे। फिर देखें इधर क्या हुआ, प्रांतीय स्वायत्ता आ गई। 1935 में क्या हुआ, प्रांतीय स्वायत्ता आ गई, जिसमें प्रांत में देश शासन समाप्त कर अपने विषय पर स्वतंत्र निर्णय का अधिकार दे दिया। मैंने आपको पहले बताया कि स्वतंत्र निर्णय, कि किसी का दबाव नहीं होगा प्रांत के ऊपर, वो प्रांतीय स्वायत्ता उसको प्रदान कर दी गई। किसमें, 1935 के अधिनियम में। तो ये तुलनात्मक अध्ययन है जो मैंने बताया, वो की वो बात है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, ये 1919 की बात है। पहली बार केंद्र में राज्य परिषद, द्विसदनीय व्यवस्था में क्या हो गया, पहले राज्य व्यवस्था का मतलब होता है राज्य परिषद, जिसको उच्च सदन कहा जाता है, और केंद्रीय विधानसभा, जिसको निम्न सदन की स्थापना हुई, जिसका मतलब होता है केंद्रीय द्विसदनीय व्यवस्था। फिर सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हुआ 1919 में, जिसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली को मुस्लिम के अलावा सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूपी के लिए भी लागू कर दिया। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार 1919 में हुआ। बजट और लोक सेवा आयोग भी कब हुआ, 1919 में। ठीक है, फिर 1935 में हमें ध्यान है कि शक्तियों का विभाजन कब हुआ, यहाँ से चालू हो जाता है। 3 अनुसूचियों की ये बात है, संघ सूची, प्रांत सूची, संवर्ग सूची, ये सब आपने लिख लिए, इससे इसको अलग से समझाया। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई, 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जो दिल्ली में इसको अब हम देखेंगे ये 1935 का, ये 1919 का है, जो लास्ट यहाँ तक है, यहाँ से 1935 के नियम चालू हो जाते हैं। फिर इसमें वो की वो बात है, केंद्र में देश शासन हुआ, अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव, 10% मताधिकार का विस्तार हुआ, लगभग भारत की लगभग 10% जनसंख्या को वोट देने का अधिकार प्राप्त था। तो ये भी कब था, 1935 में अधिनियम में। फिर जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कुछ बात कही थी 1935, ये भी अगर कोटेशन में आ जाए तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू ने ये अधिनियम, एक ऐसी गाड़ी है जिसमें इंजन तो है पर ब्रेक नहीं, ये किसने बात कही, जवाहरलाल नेहरू ने, ये भी प्रश्न आया हुआ है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा था, ये अधिनियम पूर्णतया सदा हुआ मौलिक रूप से बुरा और अस्वीकार है। भाई तू खुद हमको अस्वीकार है तो इसको क्या अस्वीकार करेगा, हालांकि ये जिन्ना ने उस समय ये बात कही थी। इसके बाद भी ध्यान रखना, क्या बात है, अस्वीकार्य की बात कर रहा है, जिन्ना अपन को अस्वीकार है, या 1935 को अस्वीकार कर रहा है, इस तरह से याद कर लेना। हालांकि एग्जाम में इसका कोई प्रश्न नहीं देगा, देगा तो भी याद कर लेना। जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या कहा कि इसमें इंजन तो है पर ब्रेक नहीं है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और ये लास्ट लाइन कि मिनी संविधान का आधार, वर्तमान जो भारतीय संविधान का लगभग 70 से 75% जो हिस्सा है वो 1919 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया। 1919 के भारत शासन अधिनियम, मिनी संविधान सबसे महत्वपूर्ण संविधान शासन अधिनियम था। 60 से 70% जो था, सारी चीज़ें यहीं से आगे संविधान में ली गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद स्वतंत्रता का सवेरा हुआ। क्या हुआ देखो, स्वतंत्रता का सवेरा 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। बाद में जब 1935 के बाद 2-3 और अधिनियम होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वो, उसके बाद आ जाओ आप 1947। इसमें क्या हुआ, माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद में पारित हुआ। 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र डोमिनियल, भारत और पाकिस्तान जहाँ से अलग हो गए हमें पता है। फिर देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने की पूरी छूट मिली। कुछ मतलब कहा गया है कि आप चाहो तो भारत में मिल जाओ, चाहो पाकिस्तान में मिल जाओ। लगभग हम सब ने भारत में मिला लिया, जो नहीं माने उसको भी मिला लिया। और उसके बाद उस पर नहीं जाएंगे, बहुत बड़ी बात है, सिलेबस पे आएंगे वापस। ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता को समाप्त कर लिया गया। जो ब्रिटिश क्राउन मतलब जो ब्रिटेन से महारानी संभाल ली थी भारत को, उसको भी पूर्णतः समाप्त किया। और वायस राय का पद भी समाप्त किया। प्रत्येक डोमिनियन के लिए अपना गवर्नर जनरल होगा। तो आप 1947 के भारत शासन अधिनियम में जब ये चीज़ें थी, तो आज आपने देखी होगी पूरी प्रक्रिया किस तरीके से पहले गवर्नर बना, फिर वायसराय बना, फिर ब्रिटिश ताज के हाथ में आया। 1773 से लेकर 1857 से पहले पहले जो नियम थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थे। उसके बाद भारत वायसराय के हाथों में आ गए। 1947 में ये कुछ चीज़ें जो थी वो पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। भारत स्वतंत्र हो चुका था। 2 जो देश अस्तित्व में आए, एक तो भारत और एक पाकिस्तान, 1947 के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद देखो संविधान सभा का निर्माण। हालांकि
संविधान यहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपका जो सिलेबस है वो 1947 के 12 अधिनियम तक पूर्ण हो रहा है, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत से लेकर 1947 के एक्ट में क्या क्या बातें थी वो संविधान निर्माण का इसमें से प्रश्न आएगा। फिर भी ये कुछ चीज़ें उसको भी हम समझ लेंगे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। एक दृष्टि में देखें तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत इसका गठन हुआ। किसके तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जिसके आधार पर क्या आधार था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधित्व करेगा। इस समय कुल सदस्य थे 389। कितने सदस्य थे? 389, जिसमें 292 तो ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधित्व थे, 93 जो थे देसी रियासतें के प्रतिनिधित्व थे, और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। क्या थे? 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र, जिसमें दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान, ये कमिश्नर क्षेत्र थे 4। उसके बाद देखें जुलाई अगस्त 1947 का चुनाव परिणाम हुआ। उसमें क्या परिणाम हुआ उसका भी देखें। 208 सीटें आई कांग्रेस की, मुस्लिम लीग की 73 सीटें आई और अन्य सीटें आई 15 सीटें। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं होते। ये भी एक फैक्ट है, इसको याद रख सकते हैं कि हैदराबाद की ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। ये अलग जानना चाह रही थी, फिर इसको भी अपन ने अपने अंदर मिला लिया। फिर संविधान की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई। कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को, आपको याद ही है, ठीक है। प्रथम बैठक हुई कहाँ हुई? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के कौंसिल चैम्बर्स के पुस्तकालय में इसकी बैठक हुई थी, नई दिल्ली के। फिर देखें इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सबसे बुजुर्ग थे ये सदस्य, और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखना। देखिए मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग की। इस बैठक में कब? 9 दिसंबर 1946 को ही मुस्लिम संघ ने क्या कहा कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए, तो इसी यहाँ से मांग शुरुआत की। और 11 दिसंबर 1946 को इसके स्थायी अध्यक्ष इसके बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध बिना कोई चुनाव के इनको अध्यक्ष बनाया। फिर संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, सर बेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया कि जो संविधान बनेगा उसके जो सलाहकार थे, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और उन सलाहकार कौन थे? BN राव। इन दोनों ने मिलकर संविधान को पूर्णतः लिखित कार्य किया। फिर देखिए संविधान सभा की प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संचालक समिति के अध्यक्ष थे, और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी और तदर्थ संबंधी राष्ट्रीय ध्वज संबंधी और तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। आपको हालांकि पता होगा, फिर भी एक बार रिवीजन के रूप में हम देख रहे हैं। फिर प्रारूप समिति और उप समितियां, कौन सी समिति प्रारूप थी और कौन सी उप समिति थी? तो मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। ये फैक्ट है जिसको अपन को रटना है, इनके सिवा कोई उपाय नहीं, ना इनको समझाने की बात है। अब इसको क्या समझो, मौलिक अधिकार के अध्यक्ष को बने JB कृपलानी, उस समय क्या रहे होगे, क्या है, तो ये बातें हमें सिर्फ याद करने की, इसलिए इनको मैं फैक्ट के रूप में बता रहा हूँ। सिर्फ प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के मूल मसूदे को विचार करना और अंतिम रूप इन्होंने दिया। मतलब भीमराव, हमें पता है अम्बेडकर जी ने पूरे संविधान को, जो कच्चा संविधान था वो उन्होंने लगभग बहुत सारे देश, लगभग 30-40 देशों के संविधान को पढ़ा। उसके बाद भारतीय संविधान, उन संविधानों की कुछ बातें इनको अच्छी लगी, वो पूरा इन्होंने इसमें जोड़ा। उसके सलाहकार BN राव थे, इन दोनों ने मिलकर संविधान को अंतिम रूप दिया। एक अल्पसंख्यक उप समिति और थी जिसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी, ठीक है। तो आपके सामने क्विक रिवीजन है, इसको देखेंगे आप, समझेंगे कि 1773 जो एक्ट था वो नींव थी। फिर 1858 में क्या हुआ? सत्ता में परिवर्तन हुआ। उसके बाद 1935 का जो संविधान भारत शासन अधिनियम था वो क्या था? वो हमारा आधार था हमारे संविधान का, इसी के आधार पर आगे पूरा संविधान बना। फिर 1946 को निर्माण हुआ और 1947 को हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। फिर उसके बाद अब हम विगत परीक्षा में जो प्रश्न आए हैं इस टॉपिक को लेकर, आपने पूरा टॉपिक देख लिया होगा 1773 के एक्ट से लेकर 1947 तक। तो अब इसमें परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं, इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद, नोट्स उतारने के बाद इस टॉपिक में से जो प्रश्न आए, क्योंकि जो हमने पढ़ा है लगभग सारे प्रश्न उनमें से आपको मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखेंगे कि भारत के संविधान के विकास की प्रक्रिया का आरंभिक चरण कौन सा है? तो आरंभिक चरण हमें पता है कौन सा है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था इसका आरंभिक चरण था। उसके बाद एलिजा इम्पे का संबंध किस क्षेत्र से था? एलिजा इम्पे जो हमारा नाम हमने देखा शुरुआत में 1773 के एक्ट में, जब कलकत्ता में ये प्रथम सुप्रीम कोर्ट, जब न्यायालय की स्थापना हुई
तो सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष बने थे। तो किसका इसका संबंध किससे है? न्यायिक क्षेत्र से। किस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये दो स्थापना हुई थी पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आप पीछे पीपीटी में जब जाकर देखोगे तो आपको ये प्रश्न इसका उत्तर मिल जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी। किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पद नाम वायसराय कर दिया गया? हमें पता है कि 1773 से लेकर 1858 से पूर्व जो था वो गवर्नर जनरल नाम था। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया। तो कौन सा एक्ट था? 1858। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। और प्रथम वायसराय भी यही थे, अंतिम ये थे तो प्रथम वायसराय भी यही होंगे। ठीक है। किस कानून के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ब्रिटिश ऑफ ब्राउन यानी महारानी के हाथ में शासन आ गया 1858 के तहत। अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली आरंभ की। तो हमें पता है सांप्रदायिक निर्वाचक मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम में मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक भी कहा गया। किसको? मिंटो को। ठीक है। ये भारत के उस समय लॉर्ड मिंटो उस समय कौन थे? वायसराय थे, निर्वाचक मंडल के जनक थे। ठीक है। तो 1909 का लॉर्ड मिंटो अधिनियम के तहत पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की स्थापना हुई। फिर भारत में द्वैध शासन की स्थापना कब हुई? तो भारत में द्वैध शासन की स्थापना कब हुई थी? 1919 के अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन की स्थापना हुई। फिर देखें तो भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना किस वर्ष हुई? तो द्विसदनात्मक व्यवस्था भी 1919 के तहत ही द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना हुई। 1919 के अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? उत्तरदायी शासन, प्रांतीय स्वायत्तता, शक्तियों का विभाजन या प्रांत में दोहरा शासन। तो प्रांतों में जो दोहरा शासन था द्विसदनात्मक, ये जो था 1919 की विशेषता थी। बाकी प्रांतीय स्वायत्तता, शक्तियों का विभाजन तो 1935 की मुख्य विशेषता थी। अब हम देखें मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहलाता है, इस किस नाम से जाना जाता है? साथियों ये ध्यान रखना, कोई भी अधिनियम आप याद करें तो उसके सन और अधिनियम, जैसे 1919 का मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, बार बार इसको करोगे। 1909 का मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम तो आपको याद हो जाएगा। तो 1919 का मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है। 1919 के अधिनियम की विशेषता नहीं है, ध्यान रखना कौन सी नहीं है? तो इसमें देखेंगे केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, प्रत्यक्ष निर्वाचन, केंद्र में द्वैध शासन या विधान निर्माण। केंद्र में द्वैध शासन तो 1935 है, तो ये गलत हो गया। ये केंद्र की जगह कहाँ है? क्या होना चाहिए? प्रांत। प्रांत में द्वैध शासन आता है तो 1919, केंद्र में पूछा तो 1935 हो जाएगा। तो विशेषता नहीं है, तो केंद्र में द्वैध शासन ये विशेषता नहीं है। फिर भारत सरकार अधिनियम 1909 के बारे में असत्य कथन पूछा है वापस। तो असत्य क्या है? केंद्र और प्रांत में विषय अलग। ठीक है। मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं। ठीक है। मोर्ले मिंटो तो 1909 के अधिनियम को कहते हैं। और 1921 में लागू हुआ। तो जी हाँ, 1919 का जो अधिनियम था वो लागू कब हुआ? 1921 में। ये भी अलग फैक्ट है, अलग से इसको लिख लेना, याद रखना। लोक सेवा आयोग का गठन 1919। प्रथम बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी इसी में था। प्रथम बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 के तहत। ठीक है। और लोक सेवा आयोग का गठन भी इसी के तहत हुआ। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फैक्ट याद करना, फ्रेडरिक वाइट काउंसिल ऑफ स्टेट के पहले अध्यक्ष थे। फिर 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का घोषणा पत्र कहा? तो हमें पता है किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या कहा कि ये दास्ता का घोषणा पत्र है। सिंध को बंबई से पृथक किया गया। सिंध को बंबई से पृथक किया गया 1935 के अधिनियम के तहत। इसमें यह भी ध्यान रखना, बर्मा को भारत से अलग, बर्मा यानी म्यांमार। ठीक है। बर्मा को भारत से अलग भी 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। कि 1935 अधिनियम के बारे में असत्य कथन है। तो असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन नहीं, सत्य कथन है। ठीक है। 1935 के अधिनियम मिसप्रिंट हो गया थोड़ा। ये क्या पूछा?
सत्य कथन कौन सा, ये ध्यान रखना अपन को। तो अनुसूचियां 7 थी क्या, तो नहीं, अनुसूचियां कितनी थी 10, और अनुच्छेद 321 अनुच्छेद थे, ये हमें ध्यान रखना है। केंद्र में 59 विषय थे, हाँ केंद्र में 59 थे। प्रांत में 36 विषय थे, नहीं प्रांत में तो 54 विषय थे। अवशिष्ट गवर्नर जनरल था, नहीं अवशिष्ट जो संख्या थी वो वायस राय के पास थी, ये ध्यान और रखना है। 1935 के अधिनियम के तहत 10 अनुसूचियां थी, 321 अनुच्छेद थे, केंद्र में 59 विषय थे, फिर प्रांत में 54 विषय थे, और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। ठीक है, तो ये क्रम है 59, 54, 36। ये थे केंद्र में, ये प्रांत में, और ये समवर्ती सूची में। ठीक है, 59, 54, 36 ये क्रम है इसका। 1935 के अधिनियम को बिना इंजन की मशीन किसने कहा, तो ये मैंने चित्र में बताया था आपको, किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने इसको बिना इंजन की मशीन कहा। तो ये कुछ प्रश्न थे जो विगत परीक्षा में आए। ये पूरी कक्षा पूर्ण हुई, ये टॉपिक पूर्ण हुआ। जितने फैक्ट हो परीक्षा की दृष्टि से हो सकते थे वो सारे मैंने इस पीपीटी में ले लिए, कुछ रह गया होगा तो उसमें प्रश्नों के माध्यम से ले लिए। तो ये पूरा आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से पूरा रिवीजन है, 1 घंटे की क्लास होगी लगभग। इसको एक बार आप देख लीजिए, 2x की स्पीड से भी देख सकते हैं, रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण है। जो इम्पोर्टेंट है उसको नोट कर लीजिए, और आगे भी हम इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बाद हम संविधान में जो नया टॉपिक जुड़ा उसको लेकर आएंगे, और ये कक्षा जो है नियमित चलती रहेगी। आप अपने साथियों को अधिक से अधिक इस कक्षा को शेयर करें, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े, आपका भी उत्साह बढ़े, आप हमको पढ़ाने में मजा आए, आपको पढ़कर मजा आए। इस तरह से हम जुड़े रहेंगे सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम तक। आप इस कक्षा को शेयर करें, जुड़े रहे आरपीएस क्लासेस उदयपुर के साथ। धन्यवाद।